नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे, कक्षा 10 की कृतिका भाग 2। तो उसमें हम पाठ 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं श्री शिव पूजन सहाय जी। तो पाठ की सबसे पहले हम समरी जानेंगे, यानी कि सारांश जानेंगे, और शॉर्ट में पाठ का सारांश जानने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो एक वीडियो में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। 12 प्रश्न है पाठ के अंदर। सबसे पहले इसका सारांश पूरा करते हैं। तो आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा और पाठ आप पढ़ सकते हैं अपनी अपनी किताब में। तो पाठ किस बारे में बताता हूँ आपको। तो माता का आंचल जो पाठ है वो माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे बचपन को याद कराता है। जो लेखक है वो अपने बचपन को याद कर रहा है और बता रहा है कि उसने कैसे शरारतों भरा पल गुजारा है। तो लेखक का नाम, जो बचपन का नाम है, तारकेश्वर था। अपने पिता के साथ ही वो सोता था, उठता था और नहाता था। और पूजा के समय क्या होता था, पिता उसे अपने पास बिठा के शंकर जी जैसा तिलक लगा देते थे, माथे पर त्रिपुंड्र तिलक लगा देते थे। तो त्रिपुंड्र तिलक कैसा होता है, आड़ी 3 रेखाएं बनती हैं, जैसे शिव जी माथे पर लगाते हैं भाल पर। तो वैसा ही वो पिताजी उनके एक जो है भभूति का तिलक लगा देते थे और बहुत खुश हो जाते थे माथे पर तिलक लगाकर। तो अपने तिलक को बार बार, अपना तिलक जो है वो आईने में देखते थे। बड़े बड़े बाल थे, सिर पर जटाओं जैसे बंधी हुई थी, जूड़ा बंधा था, तो बिल्कुल भोलेनाथ जैसे लगते थे। तो इसीलिए घर वाले उन्हें प्यार से भोलानाथ भी कहने लगे थे, माता पिता। तो मुस्कुराते आईने में देखकर, जैसे पिताजी देखते तो शर्मा के आईना नीचे रख देते। तो पूजा के बाद पिताजी उन्हें अपने कंधे पर बिठाते और गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाते। अब क्या करते उनके पिताजी, एक राम नाम छोटी छोटी पर्चियों पर लिखते। लिखने के बाद उन पर्चियों को, कागज़ की पर्चियों को आटे की गोलियों में मिला लेते। तो ऐसे बहुत सारी गोलियां बनाते और गंगा नदी में जो है मछलियों को डाल के खिलाते। तो इस तरीके से मछलियों को भी पुण्य का भागी बनाते, राम नाम के पुण्य का। तो इस तरह से उनके पिताजी के साथ उनका बचपन बीता। भोलानाथ को अपने साथ ले जाते थे वो, और भोलानाथ को अपने कंधे पर बैठा कर ये पूरी सैर करवाते। गंगा नदी की रास्ते में बीच में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर उनको झुलाते। इस तरह से उनका बचपन बीता। तो घर आकर उनको अपने साथ खाना खिलाते। सुबह के समय जब ये सैर सपाटा हो जाता, वापस घर आते तो उनको अपने साथ खाना खिलाते। तो पिताजी जो कौर खिलाते वो माँ को छोटे लगते। माँ का जो वो है, ममता है, उसके आगे उनको पिता का जो प्यार है वो छोटा लगता। क्यों लगता? पिताजी जो निवाले खिलाते थे वो कहते थे, माँ कहती है ये तो बड़े छोटे निवाले हैं। तो पिता क्या जाने बच्चे को कैसे पाला जाए। तो इस प्रकार से माँ एक तंज कसती और थोड़ा सा ताना मारती और कहती कि लाइए मैं खिलाऊंगी इसको। तो इस तरीके से वो अपने हाथ से पक्षियों के नाम के निवाले खिलाती। देखो ये चिड़िया है, देखो ये मैना है, देखो ये तोता है, ऐसे निवाले खिलाती और कहती देखो ये उड़ जाएगा अब तो खा लो जल्दी से। इस तरीके से वो खाते जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। तो इस तरीके से, और उसके बाद उनको नहलाती धुलाती। वैसे तो वो रोते रहते, तो लेकिन वो नहीं मानती उनकी माँ। हालांकि पिताजी कभी आँख दिखाते, लेकिन वो माँ माँ तो नहीं सुनती। उल्टा उनको अच्छे से नहला धुलाकर, भोलानाथ को कुर्ता टोपी पहनाकर और बढ़िया सा चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती, और बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती उनके माथे पर, उनकी नाभि पर। तो इस प्रकार से भोलानाथ का बचपन के बारे में आपको बताया कि माता उनका किस तरीके से ध्यान रखती थी। तो अब रोता रहता भोलानाथ जब माँ इस तरीके से तैयार कर रही होती। लेकिन जैसे ही भोलानाथ अपने बाहर खड़े हुए मित्रों को देखता तो वैसे ही खुश हो जाता। अब इसके बाद जैसे मित्र, पिताजी भी उसको बहुत लाड़ करते थे। जैसे पिताजी के बारे में बताया है कि कभी हाथों में चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूछ गड़ाते उनके गालों पर। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, तो माता पिता उनके साथ इसी तरीके से खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं उसके पिताजी उनके साथ। बार बार खुद ही हारने का नाटक करते। घर के सामने जो है मिठाई की दुकान थी, तो उसमें 2-4 गोरखपुरिये जैसे देकर शामिल हो जाते। तो इस तरीके से वो बहुत सारे खेल करते, घरौंदे के खेल में खेल खेलते। तो इस तरीके से उनका बचपन जो है बहुत आनंद से, मौज से कट रहा था। तो इस प्रकार से वो बचपन की सारी कहानी बताते हैं, मित्रों के साथ रहना, खेलना कूदना, शैतानी करना, और मकोई के खेत में जाना, और वहाँ पर जाकर क्या है, एक बूढ़े का भी मजाक उड़ाना जो तिवारी नाम का था। इस तरीके से बहुत सारा उन्होंने बचपन का बताया। तो एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने उनकी खूब पिटाई भी लगाई, लेखक की।
तो पिता ने बचाव करके उन्हें सांत्वना दी, मतलब पिता वो बहुत प्यार करते थे, हर चीज़ में पक्ष लेते थे। फिर पिता द्वारा घर वापस ले आते समय मित्र मिल गए तो वो सब भूल गए और खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़िया उड़ गई, तो जब एक टीले पे आगे आगे बढ़े तो चूहे के बिल के आसपास का भरा हुआ पानी चूहे के बिलों पे डालने लगे। तो अचानक से उसमें से बिलों में से सांप निकले आए बिलों के पास से, मानो गणेश जी के मूषक को सता रहे थे और उनको बचाने के लिए शिव जी का सांप आ गया। तो इस तरीके से डर के मारे लुढ़क लुढ़क कर गिरते पड़ते लेखक लहूलुहान हो गया। सांप को देख के डर गए, सारे बच्चे भागने लगे। तो घर पहुँचे भागते भागते, तो सामने पिता को बैठे देखा। अब पिता के साथ अधिक समय बिताने के बाद भी उनका जो स्नेह था, उस समय जो डर था, वो पिता के कारण दूर नहीं हुआ। वो दौड़ दौड़ के भागते हुए गए अपने माँ के पास, और माँ के सामने जो उन्हें स्नेह मिला उस समय, जो सांप के डर से वो भागे थे और जगह जगह चोट लग गई थी, लहूलुहान हो गए थे, तो वो स्नेह उनका माँ के पास ही जाकर मिला। तो माँ ने घबरा गई, माँ ने घबरा कर उनका खूब ध्यान किया, अपने आंचल से उनकी धूल साफ की, हल्दी लगाई। तो लेखक की नज़र में माँ की ममता उस समय पिता के प्रेम से बढ़कर उसको लगी। तो इसीलिए पाठ का नाम जो है लेखक ने माता का आंचल रखा है। हालांकि इसमें पूरे बचपन की उनकी यादें समाई हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पाठ का नाम माता का आंचल रखा। तो इस प्रकार से पाठ का सारांश पूरा होता है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो आप फिर से इसको बैकवर्ड करके देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको सारांश बता दिया। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो इस पाठ के अंदर जो है कुल 12 प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पाठ में दिए हुए प्रश्नों को ही देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय में पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी कि जब अंत में परेशानी आई कहानी के अंत में, तो लेखक ने पिता के पास जाने से ज़्यादा माँ के पास जाना ज़्यादा सही समझा। वो इस तकलीफ़ में था, फिर भी पिता को देख के सबसे पहले पिता के पास नहीं गया, वो माता के पास दौड़ता हुआ गया, जब वो बाहर से डर के आया सांप से और चोट वोट लग गई। तो इसका उत्तर ये है, देखिए आप स्क्रीन पर, यह बात सच है कि लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की ज़रूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी, उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी की याद आती है। कहते हैं ना, माँ नानी याद दिला दूंगा, है ना। तो माँ या नानी की याद आती है, बाप या नाना की याद नहीं आती। तो माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। माँ के लाड़ से ही सारा दुख तकलीफ जो है व्यक्ति भूल जाता है। तो माँ की याद पहले करता है। जब भी चोट लगती है तो व्यक्ति चिल्लाता है, ओ माँ। ओ बाप नहीं चिल्लाता है ना, ओ पिता नहीं चिल्लाता, तो ओ माँ ही चिल्लाता है, माँ चिल्लाता है। सबसे पहले भी बच्चा जो है माँ बोलता है, तो माँ का नाम उसकी ज़ुबान पर रहता है। तो माँ शब्द से ही उसे बड़ी राहत मिलती है। तो इसी यही कारण था कि माँ के पास वो गए। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है, क्योंकि बच्चे उसकी उम्र के थे, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं आती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में अहीनता का अनुभव होता है। नहीं, अरे मेरे दोस्त हैं, क्या कहेंगे मैं रोऊंगा इनके सामने, तो ये भी कारण हो सकता है। तो इसलिए वो बच्चों के सामने नहीं रोता था जब उसके साथ के मित्र आ जाते थे। तो यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। ये दूसरा प्रश्न भी हुआ आपका। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। जैसे खेलते समय हम करते हैं ना, अटकन चटकन दही बड़ोकन, बाबा लाए 7 कटोरी 1 कटोरी फूटी, ऐसे करके होती है। पोशंपा, वही पोशंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से खेलते समय जो हम तुकबंदी करते हैं ना, तो वो तुकबंदी हमें यहाँ पर इस चैप्टर में इस उत्तर में लिखनी है। परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं कभी भी। ऐसा कोई करने लायक नहीं था ये प्रश्न। इसमें वही तुकबंदियाँ बतानी है जो हम खेलते समय बच्चे करते हैं, बोलते हैं ना। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो एक कहानी जो है आंचलिक कहानी है, अंचल में होने वाली कहानी है। ये थोड़ा सा एक ग्रामीण परिवेश आ जाता है।
और कस्बाई परिवेश आ जाता है, जिस समय के बच्चे जो है थोड़ा समय पहले, आज तो कस्बाओं में भी शहरों जैसी स्थिति हो गई थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज भी आप गांव में जाइए तो वहाँ आपको पर्यावरण या वातावरण या आप ये समझिए पुरानी परंपरा से जुड़ा, मिट्टी से जुड़ा माहौल मिलेगा। तो ये कहानी भी मिट्टी से जुड़ी कहानी है लेखक के बचपन की। तो हमें ये बताना है कि हमारे खेलने की जो सामग्री है और उस समय भोलानाथ के जो खेलने की सामग्री थी वो किस प्रकार से भिन्नता है उन दोनों में। तो इसका उत्तर हो सकता है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर पाया आ गया है, यानी हम सोच भी नहीं सकते। तो भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध है, यानी सब व्यक्तियों को जानते हैं। आज देखो व्यक्ति कट गए हैं, तो उस समय हर जगह खेलने का ही उसका सामान हुआ करती थी। जैसे तिवारी भी उसकी खेल के सामान में ही शामिल थे, बाहर की मिट्टी भी खेल के सामान में शामिल थी, है ना। चूहे सांप ये बिच्छू ये सब खेल के सामान में शामिल थे, मकोई का खेत, तो हर चीज़ खेल में शामिल थी, पेड़ों की टहनियाँ। आज आप ऐसा नहीं हो सकता। तो बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भी भय नहीं था। खेल की सामग्रियाँ बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनकी खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार ही हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। न कोई रोक, न कोई डर, न किसी का निर्देशन, अपने मन के थे। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। तो इस प्रकार से उस समय उनका खेलने का सामान हुआ करता था। अगर आज के हिसाब से देखें तो आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। आज जो हम खिलौने लाते हैं वो बाजार से खरीदे हुए होते हैं। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है, क्योंकि धूल मिट्टी से आज के समय में दूर रखा जाता है परिवेश में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न 5वां है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। कुछ ऐसे पाठ में प्रसंग आए होंगे जो दिल को छू गए होंगे। तो पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोजन, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। यानी एक अलग ही सुखद अनुभूति है जो उस समय पिता बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते हैं। तो ये पार्ट 5वें प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, यानी 1930 के आसपास, 1920-1930 के आसपास की जो गाँव की संस्कृति थी उसका चित्रण है। तो आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, आज जो गाँव में संस्कृति वो कैसे बदल गई है, ये हमें बताना है। तो उत्तर है, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति, जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी, यानी सबके साथ में रहने का एहसास कराती थी और उस फीलिंग्स को बढ़ाती थी हृदय में। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते, आज कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई। पहले मिलकर लोग रहते थे, मिलकर खेलते थे, आज ये सब नहीं है। आज व्यक्ति कटता जा रहा है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते जो 30 के दशक में रहे होंगे। जैसे कि आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया। पहले घरों के आगे चबूतरे होते थे। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब नहीं दिखाई देते, तो अकेले अकेले रहते हैं और उस कारण कई भावनाएं उनके अंदर विकसित नहीं हो पाती। तीसरा, आज बच्चों की खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जैसे कि आप मॉल वॉल में जाओ तो वहाँ बहुत खर्चीले खेल हैं, खिलौने भी खर्चीले हैं आजकल के, और आजकल के बच्चे भी खर्चीले खिलौने लेना चाहते हैं। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था, पहले पर्यावरण से ही जुड़ के बच्चा खेल लेता था। तो जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। चौथा प्रश्न है, आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचना चाहती है, मतलब धूल मिट्टी में नहीं चाहता कोई व्यक्ति कि बच्चा खेले, है ना। तो तीसरा पॉइंट जो था उसमें हमने ये देखा था कि क्या लिखा था लास्ट में, जो परिवार खर्च नहीं कर पाते बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो परिवार बच्चों के खिलौनों पे खर्च नहीं कर पाते तो वो जानते हैं कि बच्चा समूह में जाएगा, अगर मित्रों के पास जाएगा तो उनके खिलौने देखेगा और बस फिर हम उन्हें एफर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण वो बच्चों को समूह में जाने से रोकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और चौथा हमने धूल मिट्टी से बचाना चाहते हैं बच्चों को अपने, आज की नई संस्कृति।
तो पांचवा है घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे, चबूतरे नहीं है कहीं भी। तो ये 5 पॉइंट जो हैं जो बदलाव है। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो ये छात्र स्वयं अपने अनुभव से अंकित कर सकते हैं, इनके लिए अलग से लिखना जरूरी नहीं है। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य अंकित उक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता का जो बच्चे के प्रति प्रेम है, तो पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, आगे जो है आप इसमें लिख सकते हैं इसी उत्तर में, पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोने का नाटक करना जो पिता करते हैं, और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। आगे माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, ओबटन है नहाते समय जो ओबटन लगाते हैं हल्दी का, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसकना रोना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर देना, विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं, यानी शिशु अवस्था की याद को ताज़ा करते हैं। 9वां प्रश्न है, माता का आंचल शीर्षक की अनुपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यानी कि माता का आंचल जो इस पाठ का नाम है वो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि पाठ में तो इतना सब कुछ बताया गया है, लेकिन पाठ का नाम केवल माता का आंचल क्यों रखा? हालांकि नाम सही रखा है क्योंकि अंत में कहानी जो खत्म होती है वो माता के आंचल शब्द पे ही होती है ना। लेकिन यहाँ पे हमें बताना कि ये शीर्षक जो है अनुपयुक्त है। कैसे बताएंगे? तो इस पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। पहला, बच्चे का पिता के साथ लगाव। दूसरा, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं, शैशव यानी शिशु अवस्था, बचपन, चाइल्डहुड। और माँ का वात्सल्य। तो ये 3 चीज़ों की बात हुई है, लेकिन माता का आंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। अतः यह एकांगी और अधूरा शीर्षक है, एक अंग का शीर्षक है, यानी पूरा नहीं है, अधूरा शीर्षक है। इसका शीर्षक अन्य हो सकता है। तो कौन सा अन्य शीर्षक हो सकता है इसका? तो इसका शीर्षक हो सकता है बच्चे का पिता के साथ लगाव, ये भी होना चाहिए। शैशव की मस्त क्रीड़ाएं, ठीक है, ये भी चीज़ें आनी चाहिए उसमें, ये चीज़ें आई नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? तो इसका होना चाहिए मेरा शैशव, इसका उत्तर होना चाहिए, इसका शीर्षक होना चाहिए मेरा शैशव, या फिर ये होना चाहिए कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर है, शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। शिशु जो जिद करता है उसमें भी प्रेम है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं, यानी एक दूसरे के प्रेम में ही निमग्न रहते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनके गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के को प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। तो इस प्रकार से माता पिता अपने प्रेम को बच्चे के प्रति अभिव्यक्त करते हैं। 10वां प्रश्न होता है। 11वें प्रश्न पर आते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से अलग है, क्या भिन्नता है उसमें बताना है। तो हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते। प्रायः वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं। वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें ज़रूर करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता जैसा इस पाठ में बताया गया है। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते जैसे इस पाठ में आपको दिखाई गई है। तो वे हमें आगे क्या दिया है कि वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते, कपड़े पहना के रखते हैं। उस समय देखो पाठ में पढ़ो तो आपको पता चलता है कि वो नंग धड़ंग बिना कपड़ों के बाहर पहुंच जाते थे बच्चों के साथ खेलने। गांव में आजकल भी ऐसा होता है, आपने देखा हो कई जगह। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में ए एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करना सिखाया गया। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई पूरी तरह। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी।
तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँवों के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मतलब आज का जो जीवन है बहुत जो है वास्तविकता से दूर हो गया, अंकों का जीवन हो गया। 90% अंक लाना है, ऊपर लाना है, तो मुझे हो हल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल कर सकूं। तो ये आज के व्यक्ति की उम्मीद रह गई है। आज का बचपन खो गया है, कहीं गुम हो गया है। अगला प्रश्न है 12, प्रश्न क्रमांक 12। उसमें एक बोला है हमसे, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। जैसे ये एक आंचलिक रचना थी, ऐसे ही दो राइटर और हैं, दो लेखक और हैं, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन। तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, वो पठनीय है, पढ़ना चाहिए, तो आप लोग पढ़िएगा। दूसरा है नागार्जुन का उपन्यास है बलचन्मा, वो भी आंचलिक है, तो वो भी उपलब्ध होने पर आप पढ़ें। नहीं तो ये प्रश्न आवश्यक नहीं है, आप पढ़ें तो काफ़ी अच्छा है, आपको जानकारी मिलेगी और जुड़ाव मिलेगा, और ऐसे ऐसे पाठों के बारे में जान सकेंगे, जानना भी चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये पाठ संपूर्ण किया, और आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बैक करके देखिए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे अगले वीडियो में अगले पार्ट को जानेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।